चलिए शुरू करें साहब अपन। नमस्कार, आप सभी का कम्युनिकेशन टुडे की इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, आज का यह आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के सिलसिले में आयोजित किया गया है। लेकिन आज ही एक दुखद घटना घटी। स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, मेरे ख्याल उनके लिए सारे विशेषण इस समय गौण हैं। लगभग 7-8 दशक तक जो देश दुनिया के हर संगीत प्रेमी के दिलों पे राज करती रही, लता मंगेशकर, वे भौतिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है। सवेरे से टेलीविजन के विभिन्न चैनलों पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। देश के अनेक नेताओं ने, संगीत प्रेमियों ने, आम आदमी ने उनके प्रति जिस तरह से अपनी श्रद्धा अर्पित की है, न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है। लगभग 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीतों को उन्होंने 1,000 से अधिक फिल्मों के माध्यम से गाया है। और मुझे लगता है हमारी जो पीढ़ी है वो तो उन्हीं का संगीत सुनते हुए, उनके गाने सुनते हुए बड़ी हुई है। जीवन का ऐसा कौन सा प्रसंग है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन के जो विविध प्रसंग हैं, चाहे बच्चे की जन्मदिन है, विवाह का समय है, खुशी के पल हैं, विदाई की वेला है, सीमाओं पर हमारे जवानों का संघर्ष है, युद्ध का उन्माद है। इस सारे परिवेश में लता जी ने जिस तरह से हम सभी को अभिभूत किया है, प्रेरित किया है, आह्लादित किया है, उन भावनाओं को जीने का उस संगीत के माध्यम से वो क्षण हमें दिए हैं। आज वो भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी आवाज के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से वो अमर रहेंगे। ऐसी महान शख्सियत को आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हम श्रद्धांजलि देते हुए, दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए, और शायद उस दूसरी दुनिया में पहुंचकर वे उन्हीं दिवंगत जो आत्माएं हैं ऊपर निवास कर रही हैं स्वर्गलोक में, उनका भी वो अपने गीतों के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, क्योंकि ऐसी आवाज तो शताब्दियों में शायद किसी को नसीब होती है, एक भगवान का उनको प्रसाद मिला है। तो हम भारतीय जनसंचार ढेंकानल के जितेंद्र पति से मैं अनुरोध करूंगा, जो वहां एकेडमिक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कि उनकी वो अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, उनको यहाँ प्ले करें और उस गीत के माध्यम से हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
वंदे मातरम, यही तो वो नारा था जिसने इस देश के जनमानस को आंदोलित किया उस विदेशी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए। लता जी की आवाज में हमने उनके इस गीत को सुना। एक बार पुनः उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि, संवेदनाएं। दिवंगत आत्मा को परमात्मा के चरणों में जगह मिले, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम एक बार पुनः उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज फिर हम एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक ऐसा सेनानी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए देश विदेश में विचरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त करने के विशेष प्रयत्न किए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नेताजी का योगदान अप्रतिम है। आज उस महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हुए मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा जितेंद्र जी से कि वे भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानल के विद्यार्थियों ने जो एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री निर्मित की है नेताजी के व्यक्तित्व पर केंद्रित, उसको यहाँ प्रदर्शित करें। जितेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उसको वो प्ले करें। By the time Jitendrapati plays the audio, हाँ, ये जो आप ऑडियो सुनने ये जा रहे हैं, वीडियो देखने जा रहे हैं, ये भारतीय जनसंचार संस्थान की अब की जो करंट बैच के अंग्रेजी पत्रकारिता के छात्र छात्राओं ने बनाया है। This has been made by English journalism students of Indian Institute of Mass Communication 21-22 batch. Thank you. प्रिय सुभाष, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा खत लिख लूं। यह खत मैं आजाद भारत से लिख रहा हूं।
हमारे सपनों का भारत। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गई। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गई। सुभाष जी। रास्ता अलग चुन रहे हैं, मंजिल नहीं। मंजिल पे मिलते हैं हमारे सपनों के आजाद भारत में। सुभाष आने हिंद है, सुभाष माने हिंद है। This was not the first time when Bose left a powerful position to shape India's future. He has done it before, choosing India's freedom struggle over his Indian civil service job. Bose's newspaper, Swaraj and Forward, had fostered the seed of patriotism among millions of Indians. His book, Indian Freedom Struggle, had such impact among masses, the British government immediately banned it. From Japan to Germany, Bose visited several countries to garner support for India. In 1942, he started Azad Hind Radio in alliance with Adolf Hitler in Germany. His ways were never supported by the Congress leaders. However, the difference of path never stopped him from supporting Gandhi. That's why he called Gandhi's Quit India movement the non-violent guerrilla warfare in his Azad Hind Radio message from Berlin. Any story of Subhash Chandra Bose is incomplete without the mention of Indian National Army, popularly known as the Azad Hind Fauj. It was an armed force formed by Rash Bihari Bose in Japan during Second World War in 1942. The force was able to make a huge impact after its revival by Bose in 1943. He trained 45,000 Indian prisoners of war and those living abroad for Azad Hind Fauj. For the liberation of India, he formed a provisional government abroad and got it recognized by the Axis power during the Second World War. While reforming INA, Bose formed an only women regiment in the army, named as Rani of Jhansi. It was world's first regiment of its kind. Under the leadership of Captain Lakshmi Swaminathan, the women of this regiment fought shoulder to shoulder with the men for India's freedom. He was detained 11 times by the British, but Bose, being Bose, never gave up. With an aim to free India from Eastern Front, he led INA, marched through Burma and occupied Coxtown on Indian border in 1945. The war cry of Chalo Delhi fueled the soldiers to expel the Britishers out of India. However, the attempt failed, but Bose did not. He immediately planned to escape from Taihoku airport and renew the struggle. A news about his unfortunate demise reached India. A plane crash at Farsuma on 18th August 1945. The sudden death of Bose marked the downfall of INA. Its soldiers were captured and deported back. Officers were sent for court-martial. INA was falling, but hardly the British government had an idea that the court-martial of Major General Shah Nawaz, Colonel Gurbakhsh Singh Dhillon, and Colonel Prem Kumar Sehgal will unite the whole nation. Despite being offered legal aid by Akali Dal to Colonel Gurbakhsh and by Muslim League to Shah Nawaz, the patriots of INA collectively chose Indian National Congress. The Lal Killa trial filled every Indian, regardless of religion, with a feeling of patriotism.
हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गई। सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी और अस्मिता के प्रतीक थे। हमारे देश के इन युवाओं ने अपने इस 5 मिनट के वृत्त चित्र में जिस तरह से सुभाष बाबू के उस पूरे जीवन का निष्कर्ष प्रस्तुत करने का एक सुंदर सार्थक प्रयास किया है। चलो दिल्ली और जय हिंद जैसे नारे सुभाष चंद्र बोस की उसी जिसको हम आज यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी एक संचारक के रूप में भूमिका, कम्युनिकेटर के रूप में भूमिका, इन दो स्लोगन ने, जय हिंद तो हमारे अभिवादन का प्रतीक बन गया है आज के दौर में। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के उस दौर में इस जय हिंद ने किस तरह से इस देश के युवाओं में, देश के नागरिकों की धमनियों में किस तरह से रक्त का संचार किया होगा। इसकी विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ आज 2 विशेषज्ञ हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कृपाशंकर चौबे, जिन्होंने पूरे सुभाष साहित्य का, उनकी पत्रिकाओं का एक गहन अध्ययन किया है। उनकी अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है, राष्ट्र निर्माता पत्रकार। राष्ट्र निर्माताओं की पत्रकारिता, उसके माध्यम से उन्होंने सुभाष की पत्रकारिता पर भी गहन शोध विश्लेषण किया है। और मृणाल जी, जिनकी प्रेरणा से हम यह आयोजन कर सके, उन्होंने उनका जो पूरा एक कम्युनिकेटर का रूप है उस पर एक विशेष तैयारी की है। तो दोनों विशेषज्ञ तो बात करेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व, जिन्होंने जो अभी वक्तव्य उनका सुनाया कि हम भले ही गुलाम भारत में पैदा हुए हों, लेकिन आजाद भारत में जिएंगे, सांस लेंगे और आजाद भारत में ही हम अपना जीवन समाप्त करें, यह सपना उन्होंने देखा। किस तरह से एक सशस्त्र क्रांति के आधार पर उन्होंने देश की आजादी का स्वप्न देखा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारे उस समय जन जन के कंठ से उच्चारित होने लगे थे। गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो राष्ट्रपिता गांधी उन्हें नेताजी में के रूप में संबोधित करते हैं। गांधी और सुभाष के रिश्तों को लेकर के कई जगह लिखा गया, लेकिन जब हम पूरे उस आजादी के आंदोलन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और पिछले दिनों में जब ये विवाद हुआ, तो उधर सुभाष चंद्र बोस की पुत्री अनीता बोस और गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी ने इस बात को कहा कि ना तो गांधी के मन में सुभाष के प्रति कोई असम्मान था, ना सुभाष के मन में गांधी के प्रति कोई इस तरह का अनादर का भाव था। इन दोनों महान व्यक्तित्वों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सुभाष चंद्र बोस ने तो बाकायदा आशीर्वाद मांगा गांधी जी से कि उनके आशीर्वाद के बिना यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। गांधी और सुभाष दोनों ने, रास्ते थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः दोनों इस देश के में आजादी के उस सूर्योदय को देखना चाहते थे। पत्रकारिता के माध्यम से किस तरह से उन्होंने उस चेतना के स्वर प्रदीप्त किए, आत्मकथा लिखने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो पूरी नहीं हो सकी। हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के साथ संवाद स्थापित किया और उनसे समर्थन लेने की कोशिश की भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए। और हिटलर की जो आत्मकथा थी उसमें कुछ पैराग्राफ भारतीयों के प्रति आदर भाव से नहीं लिखे गए थे। सुभाष चंद्र बोस, जिसका चित्र भी दिखाया गया, जब हिटलर से मुलाकात करते हैं तो उन प्रसंगों पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं और आगामी संस्करण से उन प्रसंगों को हटाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। और हमारे फिल्मकारों ने
उन पर फिल्में बनाई, द फॉरगॉटन हीरो, द मिस्ट्री, बोस, डेड और अलाइव, वेब सीरीज बनी। हर माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के उस व्यक्तित्व और कृतित्व के समग्र पक्ष को समेटने की कोशिश की गई। और आज ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि उस शख्सियत की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है। वर्तमान सरकार ने उससे जुड़े हुए सारे पेपर्स अब सार्वजनिक कर दिए हैं, उसके बावजूद हम उस घटना की तह तक नहीं जा पाए हैं। 2 कमीशंस कहते हैं कि उनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई, और जो अंतिम कमीशन बना उन्होंने कहा नहीं, उसमें उनकी मृत्यु नहीं हुई, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे प्रसंग इनके साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से लगभग 2-3 दशक तक भारतीय राजनीति में छाए रहे, उनके उस महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आत्मीय मित्र प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी को, जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में विशेष शोध अनुसंधान कार्य किया है। साहित्य और पत्रकारिता की विभिन्न विधाओं में उनका सक्रिय योगदान रहा है। देश के अनेक प्रमुख समाचार पत्रों, जनसत्ता, हिंदुस्तान, सहारा, समय, सन्मार्ग, प्रभात खबर, स्वतंत्र भारत, आज, ये सारे पत्र अपने अपने राज्यों के एक तरह से प्रतिनिधि पत्र थे। जनसत्ता जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्र, जिसके माध्यम से लगभग 2.5 दशक तक उन्होंने पत्रकारिता के विविध पक्षों को एक तरह से जिया है अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। उसके बाद आप मीडिया शिक्षण से जुड़ते हैं और बरसों तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जो कलकत्ता इनका सेंटर है, वहां आपको अध्यापन कार्य करने का अवसर मिला, और उस अवसर का भरपूर लाभ उठाया उन्होंने। कलकत्ता के उन शोध केंद्रों, जो वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है, उसके साथ जो उनके शोध केंद्र हैं, उसमें भी उन्होंने अनेक पत्रकारों के उन भूले बिसरे जो प्रसंग थे, उन पर उन्होंने विशेष शोध की। और वो जो पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई है, देखते ही देखते उसके 2 संस्करण समाप्त हो गए और 30वां संस्करण शीघ्र हमारे हाथ में आने वाला है। देश के अनेक समाचार पत्रों ने उस पुस्तक की समीक्षा करके उनके इस योगदान की सराहना की है। लगभग एक दशक से अधिक पुस्तकें, लगभग 12-15 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं साहित्य और पत्रकारिता के दोनों संदर्भों पर, जो देश के अनेक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थानों ने प्रकाशित किए हैं। चलकर आए शब्द, पत्रकारिता उत्तर आधुनिक चरण, संवाद चलता रहे, रंग, स्वर और शब्द, महाअरण्य की माँ, मृणाल सेन का छायालोक, समाज, संस्कृति और समय, मीडिया, संस्कृति, समय, दलित आंदोलन और बांग्ला साहित्य, नजरबंद तस्लीमा, पानी रे पानी। इन विषयों से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके लेखन का वैविध्य का जो कैनवास है वो कितना व्यापक और विस्तृत है। आपकी अनेक संपादित पुस्तकें भी हैं जो साहित्य और पत्रकारिता की विभिन्न विधाओं पर केंद्रित हैं। साहित्य अकादमी की जूनियर फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से प्रोफेसर चौबे जी सम्मानित हो चुके हैं। हमें इस बात की खुशी है कि चौबे जी जैसे व्यक्तित्व हमारे आत्मीय मित्रों की उस सूची में है, और जब भी समय मिलता है उनको अधिकार पूर्वक इस तरह के आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए हम आग्रह करते रहे हैं। प्रोफेसर चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस का जो एक पत्रकारिता का जो उसका पक्ष है, उन्होंने अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जिस तरह से इस देश की सुषुप्त चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया, तत्कालीन राजनीतिक परिवेश को जिस प्रकार से उन्होंने एक दिशा दी, उसके बारे में अपनी शोध अनुसंधान पर टिप्पणियों से हमारे इस आज के करीब 80 के आसपास पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है ये उस नेताजी के प्रति जो एक हमारे देश भर में जो एक जुड़ाव है, ये इसी का प्रतीक है। मैं अनुरोध करूंगा चौबे जी से उनके संबोधन के लिए। भाई कृपाशंकर चौबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद भानावत सर, आप हम सबके और हम पत्रकारिता के जितने हमारी पीढ़ी के जो शिक्षक हैं, हम सबके आप गुरु हैं, अभिभावक हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि मृणाल चटर्जी जैसे मीडिया अध्येता के साथ
आज जुड़ने का मौका मिला। और कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय जनसंचार संस्थान ढेकानल दोनों केंद्रों का मैं बहुत आभारी हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं सीधे सीधे नेताजी ने किस तरह से अपने राजनीतिक विचारों को एक आधार देने के लिए, वैचारिक आधार देने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया और एक राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, मैं उसी के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। और स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ। ये पहले जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो प्रवेशांक है, पहला अंक, मेरा ख्याल है कि सभी साथी इसे देख पा रहे होंगे। आप देखिए कि मस्ट हेड के दोनों ओर क्या है, इग्नोर कर दो। ये फॉरवर्ड ब्लॉक अखबार है। मस्ट हेड के दोनों ओर आप देख सकते हैं वर्गीकृत विज्ञापन छपा हुआ है। मस्ट हेड के ठीक नीचे छपा है ए पॉलिटिकल वीकली, उसके ठीक नीचे संपादक का नाम छपा है और उसके नीचे डेडलाइन है वॉल्यूम 1 नंबर 1, फिर कलकत्ता और 5 अगस्त 1939। ये 20 पन्ने का अखबार था और इसकी कीमत एक आने बताई, 20 पन्ना और एक आना। और पहले पेज पर आमतौर पर विज्ञापन छपते थे और विज्ञापन भी बहुत रचनात्मक ढंग से छपते थे। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ पर शरद चंद्र बोस बारेटला का हवाला देते हुए एक विज्ञापन छपा है। वह एक तेल का विज्ञापन है, बन कुसुम हेयर ऑयल। तो बहुत रचनात्मक तरीके से वे इसे प्रकाशित करते थे। और ये पहला पन्ना है। दूसरे पन्ने पर, ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पन्ने पर देख सकते हैं आप, बाएं विज्ञापन है और उसमें देश गौरव सुभाष चंद्र बोस की अपील छपी हुई है। और उसी में एक कॉटन मिल का देखिए, वो भी मैंने विज्ञापन का क्या तरीका है। और दाहिने कंटेंट छपा है और कि किस पृष्ठ पर क्या है। 19 नंबर पेज पर लेटर्स टू एडिटर है। और उसके बाद ये देखिए, ये तीसरा पन्ना है। तीसरे पन्ने पर एडिटोरियल लिखा है और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताते हैं कि ये अखबार क्यों निकाल रहे हैं, वाई फॉरवर्ड ब्लॉक, और पूरे विस्तार से बताते हैं कि उसमें की देश दशा क्या है और उसमें कैसे हस्तक्षेप किया जाए। तो ये उसके कारण पर वो प्रकाश डालते हैं। और चौथे पन्ने पर देखिए, चौथे पन्ने पर जहां एडिटोरियल खत्म हो रहा है तो ऊपर उनका नाम छपा है, बंगाल पॉलिटिक्स के ठीक ऊपर। ये अपर हाफ की अखबार है। उसके बाद ये देखिए, एक अमीयनाथ बोस का लेख उन्होंने छापा है, फासिज्म इन इंडिया। 1939 में किस तरह से फांसीवादी ताकतें अपना पंख फैला रही थी, इस खतरे की तरफ नेताजी संकेत करते हैं। उसके बाद ये इस पन्ने पर भी विज्ञापन है। फिर देखिए, ये 7वें पृष्ठ पर है कि किस तरह की दुनिया चाहिए, ये उपाध्याय के लेख वेदर द वर्ल्ड। और उसके बाद से फासिज्म इन इंडिया का शेष इसमें छपा है। 9वें पर विज्ञापन, फिर 10 नंबर पर और शेष चीजें छपी हैं। और जो 3 कॉलम का ये अखबार है, आप देख सकते हैं सबसे दाहिने, ब्लेसिंग टू द नेशनल मूवमेंट और छपा है। उसके बाद 10वें पृष्ठ पर विज्ञापन की दर छपी है राइट हैंड साइड, और कहां से, और ये आप देख सकते हैं ऊपर एडवर्टाइजमेंट रेट, उसके ऊपर फॉरवर्ड ब्लॉक है। और इसी में एक बहुत मजेदार सूचना है, एडिटोरियल नोटिस। इस एडिटोरियल नोटिस में नेताजी कह रहे हैं, ऑल कम्युनिकेशंस intended for publication in the forward block should be addressed to the editor and not to the individual member of the staff. और ऐसा नहीं कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके यहाँ कोई सूचना जाए। तो ये एक सूचना वे प्रकाशित करते थे। उसके बाद ये देखिए 11वां नंबर का पृष्ठ है फॉरवर्ड ब्लॉक का, उसमें गोपाल हलदार की एक टिप्पणी छपी है, स्प्लिट और यूनिटी। और उस समय कांग्रेस में जो 2 धाराएं थी, एक समाजवादी धारा थी जिसे, और एक किस तरह से बिखराव उसमें हो रहा था, उसमें कैसे एकता कायम हो,
ये इसकी चिंता जाहिर की गई थी। उसके बाद ये देखिए, यह 13 नंबर पृष्ठ पर पूरा फारूकबाग चूंकि एक राजनीतिक संगठन था, तो उसका पूरा संविधान और उसके जो भविष्य के कार्यक्रम है उस सब की सूचना इसमें दी गई थी। और उसके बाद 14 नंबर पृष्ठ पर विज्ञापन छपा है। फिर 15 नंबर पृष्ठ पर एक टिप्पणी है, द फंक्शन ऑफ द फारूकबाग, और उसमें हुमायूं कबीर जैसा एक भाष्यकार वो बताता है कि इसकी गतिविधियां क्या होंगी, इसके क्या काम होंगे, फारूकबाग कौन सा मकसद हासिल करेगा, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है, ये उस पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं हुमायूं कबीर। उसके बाद देखिए, हमने जब फ्रंट पेज देखा प्रवेशांक का, तो उसमें मस्टहेड के ठीक नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, ए पॉलिटिकल वीकली, लेकिन वह राजनीतिक साप्ताहिक होने के बावजूद उसमें नियमित पुस्तकों की समीक्षाएं छपती थी। आप देख सकते हैं ये बुक रिव्यूज द सोवियत कम्स पेज, इसकी समीक्षा छपी है। इसके अलावा एक और किताब है द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द पावर्स, ये मैक्स वेनर की किताब की समीक्षा छपी है। और उसके बाद अब देखिए, विदेशों से चिट्ठियां छपती थी, मतलब पूरी दुनिया की देश दशा से भारत का पाठक सचेत रहे, विज्ञ रहे, परिचित रहे, इसके लिए वो लंदन लेटर छपता था। और उसके बाद से पूरे सप्ताह का निचोड़ छपता था। देखिए जो तीसरा कॉलम है, वीक बाय वीक इंडियन सीन, तो ये इस तरह से उसमें खबरें छपती थी। और फिर छोटी छोटी खबरें आप देख सकते हैं, पूरी देश दुनिया की इसमें रहती थी। ये 18 नंबर का पृष्ठ है, और इसमें इसी पृष्ठ पर वे जो विज्ञापन दाता थे उनको भी देखिए कितने सम्मान के साथ प्रकाशित किया जाता था। ये सबसे नीचे है जो बॉटम है उस पेज का, उसमें आप देख सकते हैं। फिर ये 19 नंबर का पृष्ठ है, उसमें नियमित तौर पर आप जानते हैं कि भारत में जब पत्रकारिता का जन्म हुआ तो जेम्स अगस्टस सिक्की ने जब अखबार निकाला और एक विधा को जन्म दिया, तो उसी व्यक्ति को यह श्रेय भी जाता है कि वह संपादक के नाम पत्र भी प्रकाशित किया जाए। लेटर्स टू एडिटर इंट्रोड्यूस उसी ने किया था, जेम्स अगस्टस सिक्की ने, किस बंगाल गजट और द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर ने। तो उस धारावाहिकता को, उस निरंतर्य को नेताजी ने भी बनाए रखा, बचाए रखा। और ये देखिए लेटर्स टू एडिटर, लंबे लंबे पत्र छपते थे, और ये 20 नंबर तक वो आता है, और ये पहले पेज का अखबार इस तरह से समाप्त हुआ। उसके बाद से देखिए ये दूसरा अंक है, और दूसरे अंक में भी जो विज्ञापन प्रवेशांक में छपा था फ्रंट पेज पर, वही इस पर भी है। और शरद चंद्र बोस उस तेल का विज्ञापन करते हुए लिखते हैं, नेताजी के अग्रज, आई हैव यूज्ड बन कुसुम हेयर ऑयल, और फिर उसके बारे में अपनी टिप्पणी देते हैं। उसके नीचे और 2 विज्ञापन छपता था, अभय घी का और भाग्य लक्ष्मी का। उसके बाद ये दूसरा पृष्ठ उसी तरह से है, विज्ञापन है और कंटेंट है, किस पृष्ठ पर क्या है इसकी सूचना दी जाती थी। उसके बाद से ये तीसरे पन्ने पर जो राइट हैंड साइड का अखबार में आता है, तो उसमें वो विज्ञापन छपता था। पहले अंक में एडिटोरियल लिखा था नेताजी ने, 5 फारूकबाग, क्यों ये हम अखबार निकाल रहे हैं, या क्यों फारूकबाग नामक संस्था का गठन किया गया, क्यों उस संगठन का निर्माण, किन परिस्थितियों में, किन राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में उसका गठन हुआ, ये बताते हैं। दूसरे में बताते हैं कि उसकी भूमिका क्या होगी, फारूकबाग से क्या काम करेगा। तो ये, और देखिए इसमें वो नाम भी देते हैं अपना, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद से एक टिप्पणी छपी है, कांग्रेस एंड क्रिटिसिज्म, और फिर एक अनुशासन, दिस डिसिप्लिन, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी उसके बारे में सूचना छपी है। उसके बाद से ये देखिए ये 5वां पृष्ठ है, उसमें ये करंट कमेंट्स हम देखते हैं कि इस तरह से जब राम मनोहर लोहिया ने अखबार निकाला मैनकाइंड, तो उसमें भी छपता था नोट्स एंड कमेंट्स। और तो इसमें भी ये देखिए वो ये करंट कमेंट्स छपता था, और इसमें देश दुनिया की जो बड़ी खबरें थी, होती थी, उनका एक निचोड़ भी, एक भाष्य भी प्रस्तुत करता था ये अखबार।
और उसके बाद से देख सकते हैं ये आप जीपी गांगुली की किताब है, गिरिजा प्रसन्न गांगुली, बहुत बड़े चिंतक थे अपने दौर के। तो उनका एक लेख छपा है, द लेफ्ट लूजेस जवाहरलाल। उसके बाद ये देख सकते हैं हम सुधीर प्रधान की टिप्पणी है वो जीपीयू। उसके बाद ये भी हम देख सकते हैं कि ये उसका शेषांश है, द लेफ्ट लूजेस जवाहरलाल का, और विज्ञापन छपा है उसके। देखिए कि वह अखबार कितने मोर्चों पर सक्रिय था, फॉरवर्ड ब्लॉक। और उस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान विषयों को संबोधित करते थे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े भी थे, गहराई से जुड़े थे। लेकिन एक बड़े सहजानंद सरस्वती जैसा विचारक, मैं जहां से अभी बोल रहा हूं, जिस भवन में वर्धा बैठा हूं, समता भवन, वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। और हमारे ठीक बगल का जो भवन है वह केंद्रीय पुस्तकालय है, सहजानंद सरस्वती के नाम पर ही उसका नामकरण किया गया, सहजानंद सरस्वती केंद्रीय पुस्तकालय। अब किस तरह से किसान डे, कैसे किसान दिवस मनाया जाए, अखिल भारतीय स्तर पर मनाया जाए, और उसे कैसे सफल बनाया जाए, इसमें ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की उस पूरी अपील को, जो उन्होंने बिहटा से, बिहटा आरा के पास पड़ता है, पटना के पास है, पटना और आरा के बीच में बिहटा में वे रहते थे। और वहां से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जो ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव भी थे, तो उनकी टिप्पणी हम देख सकते हैं। और उस समय जो किसानों का संग्राम, वो किसानों का जो सवाल उठाते हैं, आज हम देख सकते हैं कि समूचा भारतवर्ष, यहाँ किस तरह से अनेक ऐसे इलाके हैं जो किसानों के लिए सोसाइटल जोन बने हुए हैं। तो किसानों के हित की जो चिंता उस समय कर रहे थे सहजानंद सरस्वती, उनकी टिप्पणियां, उनकी अपील, उनके लेख आज भी प्रासंगिक है। हम देख सकते हैं कि 10वें पृष्ठ पर ये दूसरा अंक है, ये भारत की विदेश नीति पर ये अमीयनाथ बोस की टिप्पणी छपी है। तो एक तरफ ये एक अखबार किसानों के सवाल से जूझ रहा है, एक अखबार जो विदेश नीति के बारे में चिंता कर रहा है। उसी तरह से आप देखिए, अब असम में जो बागवानी करने वाले मजदूर हैं, उन पर एक टिप्पणी है, ये उपाध्याय की टिप्पणी, प्लांटेशन लेबर इन असम। तो कितने मोर्चों तक, मतलब नेताजी का फलक कितना व्यापक था, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा एनडी मजुमदार की टिप्पणी है, देख लीजिए, एन अपील टू सोशलिस्ट। और इस टिप्पणी में वे अपील करते हैं कि जो भी जितने समाजवादी हैं इस देश में, उन्हें किन मोर्चों पर एकजुट होना चाहिए। आप देखिए कि जो काम 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहा है, उसकी पूर्ति 1967 में होती है, जब लोहिया संयुक्त सरकारों का गठन करते हैं। लेकिन उसका जो बीजारोपण था, समाजवादियों को कैसे एकजुट किया जाए, एक मोर्चे पर लाया जाए। और बाद में आप देख सकते हैं उसी बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद आरएसपी, उसके बाद से वहां एसयूसीआई जैसी शिवदास घोष ने एक संगठन बनाया, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया। तो सोशलिस्टों को, समाजवादियों को किस तरह से, एक डीएसपी भी वहां संगठन है, उसका शेषांश है एन अपील टू सोशलिस्ट। उसके बाद हम ये देख सकते, वो सिलोन से के बोस की एक टिप्पणी है, फिर ब्रिटेन फिडल्स नामक टिप्पणी है विनय घोष की, और फिर भारत की विदेश नीति का शेषांश है, विज्ञापन है इस पृष्ठ पर। और फिर देखिए ये संपादक के नाम पत्र भी, कितने महत्वपूर्ण पत्र छपते थे। उसमें छपा है कि भाई एक ऐतिहासिक जरूरत है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन। यह बी सेन की टिप्पणी उसमें छपी थी संपादक के नाम पत्र में। उसके बाद देखिए किताब की समीक्षा, और हमेशा किताबों की, जो उस समय की श्रेष्ठ किताबें होती थी, समाज को गति देने वाली, उसकी समीक्षा छपती थी। और ये अब तीसरा अंक है। तीसरे अंक में वह विज्ञापन नहीं जो शरद चंद्र बोस का तेल का विज्ञापन छपता था पहले पेज पर, अपर हाफ में, ठीक मस्टर्ड के नीचे। तो ये अब दूसरे तरह के विज्ञापन छप रहे हैं। और उसके बाद से, लेकिन बाकी चीज, उसके बाद से दूसरे पन्ने पर देखिए, इन दिस इशू आर्टिकल बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा अंक है ये।
और आर्टिकल बाय सुभाष चंद्र बोस, तो 2 की सूचना पृष्ठ 2 पर दी गई है। और उसके बाद से जो संपादकीय नेताजी ने लिखी है उसमें वो अपने आलोचकों की खबर लेते हैं और क्रिटिक्स, और बताते हैं कि जिन कारणों से हमारी आलोचना हो रही है वे कितनी गैर जिम्मेदार हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, ये बताते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस का नाम है आखिर में। उसके बाद चौरंगी थंडर्स और करेंट कमेंट्स छपा है। उसके बाद आप देख सकते हैं रेनेसां इन इंडिया, और यह जो टिप्पणी है ठीक बीचों बीच आप देख सकते हैं इतिहास के एक विद्यार्थी ने इसे लिखा है कि भारत में कौन सा नवजागरण आ रहा है, रेनेसां इन इंडिया। और उसके बाद सोशलिज्म रियल एंड फैक्ट, इसमें बड़ी फेक न्यूज की चर्चा है। और बतलाइए कि जिस देश में ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग्वेद कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, और जहां सत्य को लेकर के सत्य की रक्षा के लिए बड़ी महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति महापुरुष, उसने अपनी आत्मकथा के साथ, मैंने आत्मकथा का नाम ही दिया सत्य के प्रयोग, आत्मकथा अथवा सत्य के प्रयोग, जिस व्यक्ति का पूरा जीवन सत्य का प्रयोग करते हुए बीता, और उस समय दूसरे संदर्भ में, समाजवाद के संदर्भ में वह यथार्थ है या झूठा है, ये सवाल उठाया था फारूक ब्लॉक ने। उसके बाद ये देखिए विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर सेड दिस, और इसमें टैगोर कहते हैं, ये जब महाजाति सदन है उसका उद्घाटन करने गए थे, और उसमें नेताजी से कहते हैं कि भैया भारत के लिए सारे लोग मिलजुल करके लड़िए, नए भारत और तभी स्वाधीन भारत बनेगा। और उसके बाद से नेताजी भी लिखते हैं द हाउस ऑफ द नेशन, उस महाजाति सदन को वे पूरे देश का भवन मानते हैं, और उसमें वे कहते हैं कि भारत में बहुत पुरानी परंपरा है जागरण की, राजा राम मोहन राय से लेकर के सारे नायकों का वे उल्लेख करते हैं इसी टिप्पणी में, और कहते हैं कि इन सबसे प्रेरणा लेकर के ही भारत को समृद्ध किया जा सकता है, भारत को आगे ले जाया जा सकता है, भारत में स्वदेशी की भावना का भी संचार किया जा सकता है, ये इस टिप्पणी में कहते हैं। उसके बाद से उसी समय कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, तो उसका बहुत उस पर पृष्ठ 9 पर ये देखिए छपा है, ज्वाइन फॉरवर्ड ब्लॉक और श्रीयुक्त बोस ऑन डिसिप्लिनरी एक्शन, पूरा जवाब देते हैं वो, और ये तो इतिहास की किताबों में आ चुका है। लेकिन सबसे पहले यह जवाब फॉरवर्ड ब्लॉक में ही छपा था। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक में जब कार्य समिति की बैठक हुई और कलकत्ता में, और उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए उसका विस्तार से वर्णन इस पृष्ठ पर किया गया है, आगे के पृष्ठ पर भी जाता है। और ये देखिए एच बी कामत ने वंदे मातरम लिख करके अपनी बात खत्म की है, और वे भी लिखते थे उसमें। और उसके बाद हम देख सकते हैं वह अखबार और फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था, फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से उस समय स्वदेशी की स्थापना के लिए, भारत को स्वाधीन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष सप्ताह मनाया जाता था हर महीने। तो 31 या एक महीने से शुरू हो तो दूसरे महीने तक वो सप्ताह चलता था। तो जब 31 अगस्त से 6 सितंबर तक राष्ट्रीय संघर्ष सप्ताह चला, और उस समय जो वाम धड़े के लोग थे, जितने वामपंथी थे, उनको एकजुट करके उनका एक बनाया गया था वाम समन्वय समिति, लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी एक अखिल भारतीय शाखा बनी थी, और उसने जो प्रस्ताव पारित किया था वह पूरा दिया है। और उसमें बताया गया है कि 31 अगस्त को क्या करेंगे, तो 31 अगस्त को हम यह जितने राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा करने के लिए अभियान चलाएंगे। फिर 1 तारीख को जो किसान और मजदूरों का जो सवाल है उसकी मांग हम उठाएंगे। और फिर युद्ध को लेकर के
युद्ध का प्रतिरोध करेंगे, वार रेजिस्टेंस, फिर फाइट अगेंस्ट फेडरेशन। तो ये किस दिन क्या क्या करेंगे ये वो सप्ताह हमें बताया जाता था। और उसके बाद से आंध्र में उनका जो स्वागत हुआ था और उसकी सूचना दी गई है उस पृष्ठ पर। फिर सोमनाथ लाहिड़ी की टिप्पणी है और इस तरह से हम देख सकते हैं। मैंने इसलिए ये उसके बाद से जो कांग्रेस ने जो कार्रवाई की थी उनके खिलाफ, उसके बाद उसके बारे में फारूक ब्राक क्या सोचता है कि पूरा वो लंबा आलेख उसमें छपा था फारूक ब्राक में के तीसरे अंक में। उसके बाद ये देखिए ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की ये पुस्तक समीक्षा, और कैसे लोग पुस्तक समीक्षा करते थे, के बनर्जी करते थे, जेल बनर्जी करते थे। और उसके बाद देखिए ये चौथा अंक है और चौथे अंक में जो टिप्पणियां छपी हैं इसमें इतना विज्ञापन छपा है पृष्ठ 2 में जो कंटेंट की सूचना भी नहीं दी गई है। और सीधे सीधे तीसरे पृष्ठ पर सुभाष चंद्र बोस की लिखी एक संपादकीय छपी है, द नीड ऑफ द आवर, मतलब इस समय की क्या मांग है। और बताते हैं कि इस समय की मांग यह है कि जितने समाजवादी हैं, जितने धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वे एकजुट हो जाए। तो ये मुझे लगा कि आप बता दीजिएगा भनावत सर, जब मेरा समय हो तो। भनावत सर। हाँ साहब, हाँ नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, अभी 10-15 मिनट हैं अपने पास। अच्छा। तो बस एक दो दिन का और अखबार जी बता देता हूँ। तो ये एक आदमी कह रहा है कि इस समय की क्या मांग है, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। और उसमें वे कहते हैं कि जो महात्मा गांधी ने और वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो कुछ कहा है युद्ध के बारे में, कांग्रेस की झूठ नीतियां हैं, उससे उभरना होगा। भारत को पूर्ण स्वराज के लिए एकजुट होना होगा और पूर्ण स्वराज की ही मांग करनी चाहिए। कांग्रेस को भी यह मांग करनी चाहिए। तो एक तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक में जाने के बाद भी एक नैतिक दबाव बनाकर रखते हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस को क्या किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। और उसके बाद ये हम देख सकते हैं ये एक टिप्पणी देखिए, निहारेंद्र दत्त मजुमदार की टिप्पणी है, द चॉइस बिफोर लेफ्ट। और वो कहते हैं कि वामपंथ के सामने, जितने वामपंथी लोग हैं उनके सामने कोई विकल्प नहीं है एकजुट होने के अलावा। और उसके बाद से ये ज्योतिन्द्र चंद्र घोष की एक टिप्पणी है। और उस समय की जो क्या परिस्थिति थी 1939 में भारत की, और साम्राज्यवाद किस तरह से लील रहा था, कितने तरह के खतरे पैदा कर रहा था, उसके बारे में इस टिप्पणी में वे बताते हैं। और अब देखिए कि विश्व राजनीति पर भी उस अखबार की कितनी सतर्क नजर थी। वो इस विश्वास की टिप्पणी है, द पैसिफिक इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इसमें मैंने उसके बाद से ये देखिए सत्येंद्रनाथ बोस की टिप्पणी। उसके बाद अब देखिए कि एक ऐसी टिप्पणी, मैंने उस समय शिवचंद्र कंवर को हम लोग जानते हैं, वे देहरादून में थे और अधिवक्ता थे, बड़े कानून के जानकार थे। उन्होंने नेताजी के बारे में लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से ऊपर हैं। और इस तरह से बहुत कांग्रेस की बड़ी तीखी आलोचना उन्होंने की थी। उसके बाद एक टिप्पणी छपी है कि किस तरह से विदेशी जो संपर्क है कांग्रेस के, उसके बारे में उस अखबार ने लिखा था। और फिर अब देखिए, अब गांधी जी वर्धा में रहते थे, वर्धा का मतलब गांधी था, पूरी जो कांग्रेस की लीडरशिप थी यहीं आ जाती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए थे। अब उसमें ये जो
टिप्पणी छपी है, द पपल फ्रॉम वर्धा, व्हाट पीपुल थिंक ऑफ इट। अद्भुत टिप्पणियां हैं। उसमें ऑब्जर्वर अखबार ने लिखा था कि यह जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो काम किया है ये उसके हित में नहीं है, ये वर्धा, ये पहलू। उसके बाद से अब वी नेवर फॉरगिव दोज वी रॉन्ग, ये बिहार हेरल्ड ने लिखा था। और उसके बाद से देखिए ये वर्धा इंटॉलरेंस, तो उस समय क्या किस तरह से उस अनुशासनात्मक कार्रवाई को अखबारों ने लिया था ये भी बताते हैं। और देखिए कि फिर नेशनल स्ट्रगल वीक, और उसमें सहजानंद सरस्वती, पहले इसके पहले जो उनकी जो अपील प्रकाशित की गई थी वो आपने देखा था वो पन्ना, तो उसमें वो किसान सभा बिहटा से भी जारी उन्होंने किया था। और इस बार वे कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय सप्ताह है ये भी बिहटा से उन्होंने जारी किया है, 1939 को 18 अगस्त को जारी किया गया है। तो ये टिप्पणी छपती है कि राष्ट्रीय संघर्ष सप्ताह, पूर्ण स्वराज्य के लिए यह सप्ताह शुरू किया था नेताजी ने। और उसके ठीक बाएं आप देख सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का लेख है। और बीच में बॉक्स में ऊपर टॉप में 2 कॉलम उन्होंने अपील की है कि जो राष्ट्रीय संघर्ष सप्ताह है इसे सफल बनाया जाए। उसके बाद से एडिटोरियल नोटिस वगैरह इस पृष्ठ पर आ गया है। फिर सोमनाथ लाहिड़ी, देखिए किस तरह से उसमें जो सोवियत और जर्मन समझौता हुआ था उस पर सोमनाथ लाहिड़ी विदेशी मामलों के बड़े जानकार थे, तो उनकी टिप्पणी छपी है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं वही किताबों की समीक्षा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी किताबों की समीक्षा उसमें छपती थी, जो अंग्रेजी में किताबें होती थी, अब बांग्ला किताबों की भी समीक्षा छपती थी और उसमें लिखा रहता था बंगाली। स्वामी सदानंद की जो किताब है उसकी देखिए समीक्षा छपी है। उसके बाद से कृषक आंदोलन नामक एक किताब की समीक्षा छपी है। उसके बाद अब देखिए कि लोकतंत्र, भाई वो जो पूरा जो संग्राम था तो लोकतंत्र का ही था। समूचा भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है वो लोकतंत्र का संग्राम है, कैसे लोकशाही की स्थापना हो। और उसके बाद से जो गांधीवादी तरीका है लोकतंत्र का, उसकी प्रासंगिकता पर, उसके औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए यह एक पत्र छपा है, डेमोक्रेसी एंड द गांधीयन वे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि देखिए 5वें अंक तक आते आते वो जो राष्ट्रीय संघर्ष सप्ताह था वह पहले पन्ने पर आ जाता है, जिस पहले पन्ने पर चूंकि विज्ञापन की जो दर होती थी उसमें ज्यादा पैसे मिलते थे, और 20 पन्ने का अखबार, और पूरा जो बौद्धिक समाज था, कांग्रेस के लोग भी इसकी प्रतीक्षा करते थे। तो इसमें जो 2 सितंबर 1939 को छपा है 5वां अंक, उसमें बताया गया है कि 2 सितंबर को हम युद्ध के खिलाफ संघर्ष चलाएंगे, और 3 सितंबर को हम फेडरेशन के खिलाफ, 4 तारीख को हम विदेशी सामानों, ब्रिटेन में बने सामानों के बहिष्कार का आंदोलन चलाएंगे, और इस तरह से राष्ट्रीय मांग और राष्ट्रीय यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की मांग हम करेंगे। उसके बाद से देखिए द फ्रेंड्स वॉइस नामक एडिटोरियल लिखा है नेताजी ने, उनके नाम के साथ है, आप देख सकते हैं वो पूरे पृष्ठ के नीचे उनका नाम छपा है। उसके बाद बिहार कांग्रेस के बारे में टिप्पणी है, करंट कमेंट्स हैं, फारूक ब्लाक की खबरें हैं एक पृष्ठ पर, और उसके बाद से निहारेंद्र दत्त मजूमदार ने कहा, वे उसमें लेबर पार्टी के महासचिव थे, और उन्होंने कहा था कि हमारे लिए क्या करणीय है, हम क्या करें, स्वदेशी के उद्देश्य को अर्जित करने के लिए क्या करें। और उसके बाद अब देखिए ये उपाध्याय किस तरह से वर्धा को लेकर के अनेक टिप्पणियां, वर्धा एडिटोरियल में भी और लेखों में, आलेखों में वर्धा बार बार आया शीर्षक में। तो
वर्धा से जाहिर है नेताजी का आशय गांधी थे, तो गांधी की जो योजनाएं होती थी उनकी वे खुलकर आलोचना भी करते थे और जहां जरूरत हो तो उनके पक्ष में लिखा भी इस अखबार ने बहुत। उसके बाद से अब देखिए ये गोपाल हालदार ने कहा है कि भैया किस तरह से राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न को उठाया था उन्होंने। और ये टीएम मजूमदार की टिप्पणी है भारत और जो उसका आगामी युद्ध है, द ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जैसी एक टिप्पणी छपी है, किताबों की समीक्षा है। इसके अलावा उद्योग पर भी, उद्योग पर विदेशी कोई भी जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसे नहीं उठाया हो नेताजी ने। उनकी दृष्टि इतनी व्यापक थी और उनकी जो समूची पत्रकारिता है, मेरी कोशिश होगी कि मैं, अभी मृणाल दास से मेरी बातचीत हुई थी बहुत पहले कि कैसे यह जो पत्रकारिता में उनका अवदान है। रेडियो पर तो सब आजाद हिंद रेडियो की सारी चीजें उपलब्ध है नेताजी भवन में, आप जब भी जाएं कलकत्ता में तो सुन सकते हैं, वो चलती रहती हैं। अमी सुभाष बोलची, विदेशी रेडियो में भी उनका जो प्रसारण है वो भी उपलब्ध है। लेकिन अखबारों में खासतौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक की उनकी जो टिप्पणियां हैं ये अभी नहीं उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध किया जाए, मैं भी अपने माननीय कुलपति से बात करूंगा कि हमारे यहाँ हिंदी समय के लाखों लोग, मतलब बहुत बहुचर्चित वेबसाइट है, कैसे ये सारा वहां उपलब्ध किया जाए। मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक के जो महासचिव है कलकत्ता, उनको भी पत्र लिखा है कि या तो आप ही इसे अपलोड कर दें या हमें अनुमति दें, और ये फ्री ताकि कोई भी इसे एक्सेस कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौबे साहब, आपने फॉरवर्ड ब्लॉक के विभिन्न अंकों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक परिवेश का और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से हस्तक्षेप किया उसकी बहुत ही सारगर्भित आपने जानकारी दी। वो जो दौर था उस समय के अखबारों को देखना ही मुझे लगता है कहीं एक रोमांच की अनुभूति पैदा करता है। वो दौर जब अंग्रेज सरकार के नियम कानून कायदे इतने कड़े थे कि समाचार पत्र निकालना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसे दौर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की उस कल्पना की रूपरेखा फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से प्रस्तुत की। ये समाचार पत्र उस बात का भी प्रतीक है, जिस तरह से आपने उन संपादकियों के विषयों की व्याख्या की है कि उस समय की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनकी किस प्रकार से स्वस्थ आलोचना करते हुए भी मिलकर के किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस तरह से प्रयत्न किए जा सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन सब की एक तरह से जीवंत एक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने है। आपने फॉरवर्ड ब्लॉक के इन अंकों का संकलन कर मुझे लगता है कि सुभाष विचारों को जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उस समय के उस संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य के लिए, उनके लिए आपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जुटाए हैं। आपके प्रयत्न नेताजी की वाणी के साथ साथ उनके उस कृतित्व को भी इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा हम विश्वव्यापी बना सकें, मुझे लगता है कि ये उस महान पराक्रमी स्वाधीनता सेनानी योद्धा के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से, अपने संपादकियों के माध्यम से और तत्कालीन समय के जो विभिन्न वरिष्ठ लेखक हैं उनके विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देकर के भारतीय आजादी के आंदोलन के इतिहास लेखन को भी एक आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर एक उस समय के परिवेश को इस पत्र के माध्यम से हमारे सामने उजागर किया। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एक और मित्र प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को, जिनके साथ लगभग 12-15 वर्षों का सानिध्य का सौभाग्य मुझे मिला है। डेंकानल में भी मेरे ख्याल 2-3 बार मुझे आने का मौका मिला अलग अलग कैपेसिटी में। मृणाल जी पत्रकारिता से, जैसे कृपाशंकर जी पत्रकारिता से मीडिया शिक्षण में आते हैं, ऐसे ही
प्रोफेसर मृणाल चटर्जी भी मीडिया कर्मी होने के बाद मीडिया सेक्शन से जुड़ते हैं, और मैं कल उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पढ़ रहा था कि 4 फरवरी को उन्होंने 22 वर्षों की अपनी एक पारी भारतीय जनसंचार संस्थान में पूरी कर ली है। तो पिछले 2 दशक से अधिक समय तक वो मीडिया शिक्षण के माध्यम से पत्रकारों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी इस समय भारतीय जनसंचार संस्थान के ढेंकानाल केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक, रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, और उनकी उस कल्पनाशीलता को, उनकी उस रचना धर्मिता को, उनके इस सौंदर्य बोध को किस तरह से सीमित सुविधाओं के माध्यम से उन्होंने अपने परिसर को प्राकृतिक दृष्टि से और अकादमिक दृष्टि से एक विशिष्ट पहचान दी है, इसका मैं साक्षात दृष्टा हूं। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के निवेदन से ये आज का जो आयोजन है वो संभव हो सका है। कम्युनिकेशन टुडे जिसके मंच पर ये आयोजन हो रहा है, उसमें भी आप लगभग 1 दशक से नियमित रूप से कॉलम राइटिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को मैं उस शिक्षक के रूप में देखता हूं जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मीडिया की उस अकादमिक यात्रा को जिस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहीं उनकी सीरीज कार्टूनिस्ट को लेकर चल रही है, हमारे यहाँ वो जो प्रमुख अखबार हैं उन पर लिख रहे हैं, तो निरंतर लिखते रहते हैं। पत्रकारिता के साथ साथ उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके जुड़े हुए जो इस प्रकार के विषय हैं, प्रासंगिक समकालीन विषय, उनके ऊपर टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपने लगातार इस तरह की एक प्रोग्राम शुरू किए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप रेगुलर कॉलम लिख रहे हैं, और 3 भाषाओं में, उड़िया, बंगला और अंग्रेजी, और अब तो मैं हिंदी में भी देख रहा हूं किस तरह से वो अपनी एक, तो 4 भाषाओं पर आपकी एक गहरी पकड़ है। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं में, चाहे वो लघु कथाएं हैं, उपन्यास हैं, रिपोर्टार्स हैं, इन सभी विधाओं में नियमित रूप से लिख रहे हैं। आपके 7-8 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स प्रकाशित हो चुकी हैं, और वो अनेक भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अनुदित भी हुई है। तो विभिन्न भाषाओं के जो पाठक हैं वो उनके उस कृतित्व से लाभान्वित हो रहे हैं। बिरला फाउंडेशन की जो प्रतिष्ठित फेलोशिप है वो भी आपको मिली है। तो पत्रकारिता के साथ साथ एक शोध की दृष्टि जो किसी भी शिक्षक की एक अनिवार्य आवश्यकता है, तो शोध अनुसंधान के क्षेत्र में भी आप पिछले कई समय से जुड़े हुए हैं। मीडिया एंड सोसाइटी, फिल्म, कार्टूनिंग, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और डिजिटल मीडिया, ये आपके अध्ययन और शोध के प्रमुख विषय हैं। नेताजी पर भी आपने पिछले कुछ महीनों में विशिष्ट शोध अनुसंधान किया है। तो हम चाहेंगे कि प्रोफेसर मृणाल चटर्जी जैसा मीडिया कर्मी, मीडिया शिक्षक नेताजी के उस पूरे कृतित्व को किस रूप में देखता, समझता, महसूस करता है, आइए सुनते हैं प्रोफेसर मृणाल चटर्जी से। धन्यवाद। और पहले तो आभार व्यक्त करूं मैं कम्युनिकेशन टुडे की, जिनके साथ मिलके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हर बंगाली सोचता है कि गलत सलत हिंदी बोलना उसकी मूल अधिकार है, तो मेरा हिंदी भी कुछ उस तरह की है। तो उस तरह की हिंदी को लेके आप लोगों को कष्ट देना नहीं चाहूंगा। अंग्रेजी हिंदी कुछ मिला जुला के बातें करता हूँ। इनफैक्ट नेताजी भी वही करते थे। उनकी हिंदी भी कुछ बहुत साफ हिंदी नहीं थी अंत तक, तो वो भी कुछ ऐसे ही हिंदी में बात करते थे। कृपाशंकर जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 39 से 40 अंत तक निकला था, उसके माध्यम में नेताजी he tried to show the big canvas of Netaji. I will posit Netaji in a completely different way and completely different domain. That is communication. All good leaders, mass leaders, are good communicators, but unfortunately the vice versa is not always correct.
अदरवाइज शाहरुख खान, सलमान खान सबसे बड़े लीडर्स हो चुके होते हैं। जो गुड लीडर एंड गुड कम्युनिकेटर, इनकी कुछ खूबियां हैं जिसे आप, जो दो व्यक्तित्व in India we find two tall leaders, one is Gandhiji and one is Netaji. If we place them side by side, we will find several similarities. All good leaders who are good communicators, they understand the significance of using symbols. Gandhiji did, and so did Netaji. All good leaders who are also good communicators, they understand what people need and what people want, and they try to give them that. This we have seen both in Gandhiji and in Netaji. Both good leaders and communicators, they always call for action. Gandhiji did karo ya maro. Netaji did तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. If you see, इसके जो अगर आप अंतस्वर देखेंगे तो करीबन एक ही है. बात दोनों एक ही कर रहे हैं कि अगर हम सैक्रिफाइस ना करें, without sacrifice, right, we cannot get freedom. We need that sacrifice. अब sacrifice की क्या प्रिसाइज भूमिका होनी चाहिए, क्या रूप होना चाहिए, इसमें मतभेद था. और ये जो मतभेद अगर आप सिंबल में देखोगे तो आप गांधी जी के ड्रेस को देखो. When Gandhiji came back from Africa to India, he changed his attire to a completely different. He became completely different. छोटी सी धोती, खाली शरीर वगैरह. Right? He tried to equate himself, or he tried to position himself in as a common Indian, so that a common Indian can see and get a connect with Gandhiji. ये मंशा था. सेम चीज नेताजी ने भी किया था. अगर आपने देखोगे, पहले देखो वो वही पहनते थे जो आम कांग्रेसी नेता पहनते थे, धोती, कुर्ता, स्त्री फर्स्ट क्लास, टोपी वगैरह. When he went abroad and when we tried to garner support, सशस्त्र संग्राम में जाएंगे, he changed his attire into the attire of a soldier, of a general. आपने वो फेमस पिक्चर तो देखा ही होगा. एंकल तक बूट है, शूट है, टोपी भी उसी तरह के है. Right? So through the dress, through the slogans, through other symbols, both tried to co-opt people, both tried to agitate the minds of people, both tried to garner support of people. So much so, people automatically will have a connect with their leaders and do what their leaders want, or even go beyond that. सबसे पहली सिनेमा जो हुआ था नेताजी पे 1950 में, वो सिनेमा के नाम था समाधि. समाधि नाम था उसका. और रमेश तलवार वो थे उनकी जो रमेश साइगल वो थे उनके एडिटर, उनके डायरेक्टर. And in this film highlights what Netaji's call, Netaji's communication did to common Indian. ये पिक्चर नेताजी पे नहीं था. नेताजी इसके हीरो नहीं है. इसके हीरो है नेताजी के वो वाणी जो एक कॉमन आदमी को आईएनए में ज्वाइन करने के लिए मजबूर करे. अपने लाइफ, अपने लव, अपने फैमिली, पूरा सैक्रिफाइस करने के लिए मजबूर कर देता है. That is the power of communication
of a good leader, right? And only that those leaders can communicate to this level, the leaders who are ready to sacrifice themselves, like Gandhi ji, like Netaji. अलग अलग ये बैठ जाते थे अहिंसा में, ये सारी सोल्जर्स को लेके ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में अब वॉर डिक्लेयर करते हैं। तरीका अलग अलग हो। As communicator, the tools of communication that both Netaji and Gandhiji adopted are almost the same. अब मैं थोड़े पीछे जाता हूं और उस समय में चलता हूं जब नेताजी जस्ट ज्वाइन किए हैं पॉलिटिक्स में, दैट वाज 1920। उनके जीवन के जो पहला 16 years, first 16 years of his life was spent in Cuttack. During this time उन्होंने पढ़ाई किया, उन्होंने इस पढ़ाई में उनके ऊपर दो हेडमास्टर के बहुत बड़ी प्रभाव था, जिन्होंने उनको स्पिरिचुअलिज्म के और नेशनलिज्म के और एक रुख उनका मोड़ दिया। एंड सेवा, सर्विस। He also served people. There was an outbreak of pandemic and he physically went there, took groups of students and served. उसके बाद वो कोलकाता आते हैं, entered politics in early 1920. उनके political guru थे देशबंधु चित्तरंजन दास। Now in 1923, देशबंधु चित्तरंजन दास published a newspaper. It was called Forward. ये उनकी पहली engagement with publication of a newspaper, 1923. तो उनके एडिटर भी कुछ सालों तक वो थे। 1925, देशबंधु passed away. One of his followers, James Sengupta, acquired this newspaper. There was a rift between Sengupta and Subhash Chandra. In 1928, Sengupta left Forward and published a newspaper called Advance. 29, Subhash Chandra Bose and his followers renamed Forward as Liberty. उससे पहले भी उन्होंने स्वराज करके एक अखबार निकाला था, वो ज्यादा दिन टिका नहीं। This was his first engagement with publication of newspapers. So by the time he published Forward blog, he is well experienced in the art and craft of newspaper publication. Seasoned हो गए थे। यह रहा एक दिग। दूसरा, let's look at another attribute of a good communicator. He knows what to communicate to which audience. कौन सी audience को क्या बोलना है और किस लेवल पे बोलना है जाकि ये कनेक्ट बैठे, so that he can connect it better. He knows, a good communicator knows. Gandhi ji knew it, so did Netaji. Look at the public speeches of Netaji and the letters that he wrote while he was lodged in Mandela jail in Burma. His speeches and the letters were later compiled into books, Toruner Shapno, and a couple of other books. I'll come to that later. His speeches and this and that were also compiled into books, which were published in Bangla and in several other languages. It was also taken abroad and published abroad and circulated among Indians living abroad. बहुत सारे। मद्रास से ये गया बाहर। हिंदू की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है उस बारे में। I'll come back to that later. Now, so गांधी ये फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद चौबे जी ने कह दिया है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। 1941, Netaji Subhash Chandra Bose escaped from clutches of British administration from Kolkata through Afghanistan and all. He went. Then he raised army. यहाँ 1943 he declared Hukumat Azad Hind, the provisional government of free India, at Cathay Theatre, Singapore. और उसके बाद ही
उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। ये जब किया तब एक इंटरेस्टिंग बातें जो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल को भी दर्शाता है, ये मैं रेखांकित करना चाहूंगा। जब उन्होंने ये आजाद हिंद हुकूमत, आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाया तो सारी बातें तय कर चुके थे। व्हाट विल बी द नेशनल एंथम, व्हाट विल बी द लैंग्वेज, सारी बातें वो ऑलमोस्ट तय कर चुके थे। He also decided on the national anthem, and this is important for us to understand from the point of view of communication. Interestingly, the song that he picked up is the same song which became national anthem later, Jana Gana Mana Adhi. वो रविंद्रनाथ टैगोर की वही सॉन्ग को लिया, उन्होंने पिकअप किया, यही होगा जातीय संगीत। लेकिन what he did is to translate this into Hindustani. Jana Gana Mana Adhi was written in Sanskritized Bengali. He thought this song, in order to be acceptable as national anthem for the entire India, it should be translated into a language which probably many or majority of Indians will have find a connect with. So उन्होंने इसे ट्रांसलेट करवाया। किसने ट्रांसलेट किया? इसे ट्रांसलेट किया मुमताज हुसैन। She was a writer with the Azad Hind Radio, and Colonel Abid Hussain Safrani. He was with Indian National Army, आजाद हिंद फौज के साथ थे। इन दोनों ने उसे ट्रांसलेट किया और उसकी जो लिरिक्स था वो था शुभ सुख चैन। We have the song with us. Jitendra, can you play this song, please? If possible, the older version. And then this song was also used in a film called Gumnami Baba, जहां वो इसे ढंग का किया गया है। आप उसे गाना जरा सुनिए, लिरिक्स को जरा ध्यान दीजिए, and you will find this is a translation in Hindustani of Jana Gana Mana Adhi. Please. Jitendra, is there any problem in playing this song? Sir, no problem playing, sir. Just a minute, sir. If there is a problem, we can proceed and we can play this song later. Yes, sir. Yes, sir. What? You can play? You can proceed, sir. Okay. We will come back with this song. This song is also available on net. Shuv Shuk Chan. Type this on Google. You will find this song. Babul Supriyo has sung this song, which was used in Gumnami Baba. वो जरा देख लीजिए, वो जरा आप लोग अगर सुने, अभी सुनते तो और अच्छा लगता, but then ठीक है। He also decided to publish a newspaper in several languages. He decided that it would be, and उसके नाम भी दिया था उन्होंने आजाद हिंद. And this he's decided that it would be published in Hindustani, Gujarati, Tamil, Malayalam and English. Right? ये सारी तय हो चुका था। आईएनए की सेना भारत तक आ गए, भारत की पावन मिट्टी को स्पर्श भी किया। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए हर तन पाए आशा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा जय हो जय हो जय हो जय 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 हो भारत नाम सुभागा Thank you. सबके दिल में प्रीत बसाए. Thank you. So that was the song. अब इससे सुनने के बाद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये भारत भाग्य विधाता ही था, लेकिन in simple Hindustani translation. Now, let me go back to his radio days. Netaji was one of the few national leaders who used radio extensively. Gandhiji did only for once in his entire lifetime, and that was the first and that was the last, 12th November. तो उसी दिन को हम पब्लिक सर्विस डे मानते हैं. Now, Netaji used radio extensively. He named his radio station as Azad Hind Radio, established in Berlin, Germany. It began broadcasting from January 7th, 1942. On February 19th, 1942, in his first broadcast to the world over Azad Hind Radio, Netaji indicated the war aims of the Azad Hind movement. He ended his address with these words, and I'm quoting Netaji. The hour of India's salvation is at hand. यहाँ हम इसे कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं. A great leader who is a great communicator always will give a positive vibe, affirmative action, positivity, है ना. ये वो करेंगे ही करेंगे. अगर लीडर ये नहीं करेंगे तो लोग डीमोटिवेटेड हो जाएंगे. नेताजी ये आजाद हिंद रेडियो को बड़ी खूबी से इस दृष्टिकोण से यूज किया. He also used Azad Hind Radio in another way to counter the propaganda of British Empire. ब्रिटिश एम्पायर जो प्रोपागेंडा करता था उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक रेडियो क्लिप भी है जो मैं और थोड़ी देर में जितेंद्र को बोलूंगा कि वो प्ले करें थोड़ी देर में. तो he said the hour of India's salvation is at hand. India will now rise and break the chains of servitude that have bound her so long. Though India's liberation will Asia and the world move forwards towards the larger goal of human emancipation. Is not only talking about India's independence, India's liberation. He's talking about entire Asia's liberation. Not only Asia, he's talking about emancipation of all oppressed mankind. Please consider during that time, most of the countries were colonies of Western powers, namely England, Spain, Portugal, Germany. These countries were occupying other countries in Asia and Africa. So Netaji here is talking not only
about India, he's talking on behalf of all those oppressed countries. This is the sign of a great leader who is also a great communicator. He's not only thinking about India, he's thinking about all those countries who, like India, are suffering the colonial oppression. Now, Azad Hind Radio was shifted to Singapore, Rangoon, and when Netaji came to Southeast Asia, it was A.C. Nambiar who continued operating Radio Azad Hind in Germany. तो यहाँ भी न्यूज एयर करते थे, आजाद हिंद रेडियो थी, ये वीकली न्यूज होता था, एंड इट वाज एयर्ड इन इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, तमिल, मराठी, पंजाबी, पोस्तो एंड उर्दू. यू विल वंडर इतने भाषाओं में लोग कहां से लाते थे. ये सारे जो हैं ये दे वर वॉलंटियर्स ऑफ इंडियन लीजियन इन जर्मनी एंड इंडियन नेशनल आर्मी. दे यूज्ड टू प्रिपेयर एंड एयर दीज न्यूज बुलेटिन्स. यहां कम्युनिकेशन की और एक पहलू पे आपकी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा. लैंग्वेज बड़े प्यारे होते हैं. अपना लैंग्वेज मेरे लिए बहुत प्यारा है. नेताजी could understand that, and therefore, respecting the linguistic diversity of India, he tried to diversify his communication materials in several languages. I have told you how Azad Hind newspaper was also planned in several languages. So was news in Azad Hind Radio. So now some of the addresses Netaji delivered are there in different archives and also in YouTube. Maybe you can see that. Then addresses. ये address क्या करते थे? Jitendra, can you play that clip, please? ये address वाली clip. I'll have to finish in another 5 minutes. Netaji's address. जरा आप ये करोगे, play करोगे, Jitendra? Sir. Countrymen and friends, in April last, you heard my voice over another radio in another part of the world. Now I am in Tokyo. This is I am 1943 accepting address. the hospitality of the broadcasting station here in order to speak to you again. Since I spoke to you last, no important change has taken place in the general war situation. In the Western theater, the Anglo-American forces have scored a success, and the fighting in North Africa has come to an end. After the Anglo-American occupation of some small barren islands in the Mediterranean, like Pantelleria and Lampedusa, enemy propagandists have given the whole world the impression that the landing in and occupation of the European continent is now a question of a few days. When I was in Paris, soon after the first Anglo-American landing in French North Africa, I heard from many Parisians that Anglo-American radio stations had given them the impression that Anglo-American troops would be in Paris in a fortnight's time. Those Frenchmen who were elated over this news naturally suffered a severe disappointment when the Anglo-Americans did not appear in France again. Thank you, Jitendra. You can stop this. If you closely watch this and listen to this this address, you will find he is countering the propaganda, and he's saying that we are firm in our resolve and we are doing well. This kind of assuring people that we are resolved to do what we have resolved to do. I mean, it gives confidence. Now, coming back from radio again to books, he wrote a book called The Indian Struggle. He wrote the first part of his book in mid-1930s when he was in exile in Europe. He wrote the second part in between 1935 to 1942 during the Second World War. He wrote this book, and a trivia,
He was assisted in writing this book by Emily Senker, whom he later married. The Italian edition of this book was published in 1942. It was published in India after independence in 1948. This book is available on internet, free download. You can download and read it, Indian Struggle. His way of looking at Indian freedom struggle. ये था नेताजी की कम्युनिकेशन. अब हम देखेंगे the image of नेताजी, even after he kind of disappeared, let's put it this way, disappeared from public. उनकी मौत हुआ है, नहीं हुआ है, ये एक एनिग्मा, एक रहस्य बनकर रह गया है. और ये जो रहस्य and his patriotism defied British might, attempting to fight against the British Empire, all this catapulted Netaji into the position of a folk hero. हमारे जनमानस में नेताजी एक नायक की तरह उभरे. And when somebody is catapulted into that position, well, his position becomes secure for all time to come. जब नेता से आप फोक हीरो हो जाते हो, तब आपकी पोजीशन जनमानस में, जन चेतना में, एक देश की चेतना में वो प्रोथित हो जाता है. The Netaji's probably his dramatic life, leaving ICS, joining Congress, leaving Congress, joining army, forming army, ये सारी इतना नाटकीय. And on top of it, his disappearance, mysterious disappearance, everything. It created a halo around Netaji. It took him to that position of folk hero. यहाँ किसी को डेइफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी. डेइफिकेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी बैड. आदमी को ईश्वर के दर्जा दे देना, तब वो गिर जाता है कभी कभार. ये सारे हिस्ट्री में, पृथ्वी की हिस्ट्री में जो खुद को डेइफाई कर किए थे, सारे की पुतला गिर रहा है, कभी ना कभी गिरेगा. फोक हीरो की पुतला गिरता नहीं है. And Netaji became a folk hero. Now, I'll end in quickly by mentioning the films, web series, books, operas which were made on Netaji. सबसे पहला जो हुआ था वो जितेंद्र, can you show the posters of the films, please? तो पहला फिल्म हुआ था नेताजी को लेके, उसके नाम था समाधि. 1950, रमेश साइगर. In 1966, there was a film called Ashton, directed by mostly forgotten man. Shyam Benegal was the hero. Umnami Baba, the latest one. This is one Tamil film made exactly on Subhash. Place eliminated life. There have been several web series on Netaji, Forgotten Army के पे कबीर खान एक वेब सीरीज उन्होंने किया था. राज्यसभा टीवी के फर्स्ट जो सिनेमा उन्होंने किया था, राग देश. दिस वाज ऑन INA officers trial. There were several operas. One opera in Bengal is very popular, Shanti Gopal opera, Ami Subhash Bolchi. And Shanti Gopal played the role of Netaji Subhash. And there have been several songs on Subhash Bose, several plays and theaters and etc. in around the country. That, ladies and gentlemen, was Subhash Chandra Bose, and that was the power of communication that a great leader like Subhash Chandra Bose wielded. Thank you so very much. धन्यवाद मृणाल जी. आपने बहुत
व्यापक रूप में एक सुभाष के नायकत्व को, उसके कितने व्यक्तित्व के आयाम हो सकते हैं, उन सब का बहुत ही खूबसूरती के साथ विस्तृत वर्णन किया। कैसे उन्होंने अपने उस पहनावे के माध्यम से, कैसे अपने व्यक्तित्व के माध्यम से गांधी और सुभाष की तुलना करते हुए, मुझे लगता है आज के संदर्भ में भी हम इस पर चिंतन कर सकते हैं कि किस तरह से एक नेता, अर्थात जिसमें नेतृत्व की क्षमता है, कैसे वो अपने व्यक्तित्व से पूरे के पूरे समाज को, देश को, दुनिया को नेतृत्व दे सकता है, उसका अनूठा उदाहरण थे नेताजी। जिस तरह से आपने उनके उस लेखन को लेके, जिस तरह से उन्होंने पुस्तकें लिखी, अब तो जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सुभाष के बारे में जो जानकारी इकट्ठी की थी, उनका पूरा साहित्य को भी प्रकाशित करने की बात चल रही है। शायद 10 या 12 खंडों में जैसे पूरा गांधी का वांग्मय, पूरा गांधी का साहित्य 82 वॉल्यूम्स में प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। ऐसे ही सुभाष ने जो कुछ लिखा, जिसकी बहुत विस्तृत चर्चा हमारे कृपाशंकर जी ने की थी अपने अखबार के माध्यम से, तो इन सब के संकलन का, संपादन का काम भी देश में हो रहा है। लेकिन किस तरह से सुभाष ने, और निश्चित रूप से आज इतने वर्षों बाद आपने जो नेताजी की वाणी सुनवाई थी, ये भी अपने आप में एक रोमांच पैदा करती है कि 1940 के उस दशक में जब देश आजादी के हिलोरों, मतलब जनमानस हमारा एक तरह से, क्योंकि 40s के बाद तो लग रहा था कि आज आजादी मिलेगी, आज आजादी मिलेगी। उस समय रेडियो जैसे माध्यम पर, आप सोचिए 40 के दशक में रेडियो पर अपने आप को सुनना भी, जब हम लोगों ने रेडियो पर बोलना शुरू किया तब भी रोमांच की अनुभूति होती थी। वो जो फरमाइशी गीत आते थे उसमें जब हमारा नाम आता था, उसी में रोमांच की अनुभूति होती थी। तो सुभाष को सुनना उस समय, मुझे लगता है हम सोच सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी उस प्रखर आवाज में देश के जनमानस को आंदोलित किया होगा। आपने उन वेब सीरीज, सिनेमा, पुस्तक, उनके अखबार और उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को संक्षिप्त समय में उद्घाटित किया। मुझे लगता है सुभाष को समझने की दिशा में वो एक बहुत बड़ा एक आधार भूमिका का काम करेगी। किस प्रकार विद्यालय में अपने प्राचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। शुरू में कोई बहुत अच्छी डिवीजन उनके पास नहीं थी कि बहुत कोई टॉपर रहे हो, ये रहे हो, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते हैं और ICS की परीक्षा में लंदन में जाके जिस तरह से उन्होंने इसकी तैयारी की और चौथे स्थान पर रहे और उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ये सब उन्होंने अपनी क्षमता से, अपने नेतृत्व से पूरे देश को जिस तरह से एक नेतृत्व प्रदान किया, आंदोलित किया, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। हमारे साथ अभी भी अनेक मित्र जुड़े हुए हैं। सुभाष का चरित्र ऐसा है जो हमको लंबे समय से लालायित करता रहा है, रोमांचित करता रहा है। 10 मिनट का समय हमारे पास है। हमारे कोई भी मित्र कोई सवाल हो, कृपाशंकर जी से, मृणाल जी से सवाल पूछ सकते हैं। कोई आपका ऑब्जर्वेशन हो, बहुत संक्षेप में हम चाहेंगे कि वो अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। अपना नाम बताएं, परिचय दें और अपनी टिप्पणी या सवाल जो भी हो, आमंत्रित हैं। मुझे लगता है कि स्वतः सब चीजें स्पष्ट हैं और किसी तरह की कोई टिप्पणी या सवाल नहीं है। तो आइए फिर एक बार हम जितेंद्र पति से अनुरोध करेंगे कि वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ढेंकानाल के विद्यार्थियों की एक और प्रस्तुति, नेताजी मेकिंग ऑफ ए कम्युनिकेटर, उसको यहाँ प्रेजेंट करें और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के माध्यम से अपन अपने इस आज के आयोजन का समापन करेंगे। जितेंद्र पति। सबसे पहले जय हिंद। सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूँ कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आज़ादी पहुंचाएं। Today's program is dedicated to one of our most beloved hero and icon of India's freedom struggle. Yes, we are talking about Subhash Chandra Bose, the man who played a very important role in freedom struggle of our country. He inspired thousands to join the freedom struggle against the Britishers. It was the need of the hour, a much needed step for our freedom. He told his fellow Indians, "Give me blood, I will give you freedom." His relentless effort and self-confidence spread like fire among the freedom fighters. At his urging, thousands of young people sacrificed their life and got martyred in the wake of the independence movement. This great hero was brought up with the soil, water and air of Odisha. Subhash was born on the 23rd of January 1897 at Odia Bazar in Cuttack. He was the 9th among the 14 children of lawyer Rai Bahadur Janakinath Bose and mother Prabhavati Devi. While receiving his education, he spent 18 years of his life in Cuttack. The heroic atmosphere of Odisha nourished him and unfolded a great warrior in him. Patriotism and spirituality awakened within him. Netaji began his schooling in 1902 at the Protestant Missionary School in Cuttack, which is presently known as Stuart School. He got enrolled at Ravensa Collegiate School on the 11th of January 1909. The development of his patriotic personality started from there. Two powerful personalities from the collegiate school, the headmaster Sri Benimadhav Das and after him Sri Narayan Prasad Mohanty, greatly influenced him. Both of them had a deep affection towards Subhash. Gradually liberated from influence of Western culture, Subhash shifted to Indian culture. His father Janakinath Bose never compromised with his studies. The school was only 3 kilometers from his residence. However, his father admitted him in the hostel. Subhash Bose used to live in the 11th room of the hostel. While in school, he comes to contact with a monk named Sripada Ramdas Babaji Maharaj. He lived in the Rasabihari Math near Purighat on the bank of the river Kathajodi. Subhash learned from him about meditation, yoga, celibacy and so on. Later, Ramdas Babaji Maharaj established the Nitai Gaurang Math at Bengali Sahi. He also joined there. His interest in spiritual consciousness is clearly evident from this. In 1913, Subhash Bose passes the matriculation examination in the first class. He was second in all Bengal, Bihar and Odisha. By studying the writings of Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda, he understood the importance to serve the common people. An epidemic broke out in Jajpur in 1914. By avoiding all obstacles, he went there to help the diarrhea patients. The first 16 years of his life was spent in Cuttack. After a couple of days, he protested against the anti-India remark by a British professor in the Presidency College. After that, Subhash returned to Cuttack, where he lived for about 2 years. The budding stage of his life was mostly spent in Cuttack, and he made our soil proud. Our heartiest tribute to the great leader of the nation on his special program.
जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन मेरे ख्याल इन पंक्तियों का एक तरह से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो कोई अभाव अभियोगों में नहीं बीता था। समृद्ध परिवार से जुड़े हुए थे, वो चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, उनका हृदय तो व्यथित था, पीड़ित था, दुखी था भारत की उस गुलामी को देख करके। और यही कारण है कि उन्होंने अपने उस आध्यात्मिक और नैतिक बल पर इस देश को आजादी दिलाने के लिए मात्र 48 वर्ष की उम्र में ये दुनिया छोड़ गए। आप सोचिए, 48 वर्ष का एक युवा पूरे देश को एक दिशा देने के लिए देश के बाहर छद्मवेश, जैसा अभी मृणाल जी ने बताया, छद्मवेश धारण करके वो देश से बाहर निकले और जापान और जर्मनी और आदि देशों में जाकर के वहां के शासकों से मिलकर के भारत के समर्थन में एक तरह से उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है उस युवा क्रांतिकारी का जीवन, उनके आदर्श और हमारे जो विद्यार्थी हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के, उन्होंने जिस तरह से संक्षिप्त समय में ये जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज सुभाष के जीवन पर केंद्रित बनाई हैं, मुझे लगता है इस देश का भविष्य ऐसे युवाओं की भावनाओं पर निश्चित रूप से स्वर्णिम भविष्य है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश की अस्मिता, एकता, अखंडता हमेशा कायम रहेगी। यही संदेश बाबू सुभाष का थी। जैसे मैंने शुरू में कहा, जय हिंद जिस तरह से आपने शुरू किया, ये नारा तो हमारा अभिवादन का आधार हो गया है। हमारी सेना में आज भी जब जय हिंद का जय घोष होता है तो हमारी भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और ये बाबू सुभाष का ही जो कम्युनिकेशन की पावर, जिसकी बात हमारे दोनों विशिष्ट वक्ताओं ने की, उसी का एक प्रतीक है। और अंत में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनसंचार संस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर भावना आचार्य जी को कि वे आए और अपनी ओर से हमारे आज के जितने भी यहाँ के सहभागी हैं और विशिष्ट वक्ता हैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करें। भावना आचार्य को। Namaskar, sir. A very good evening to one and all. I am Bhavna Acharya, Assistant Professor, Indian Institute of Mass Communication, Dhenkanal. It's an absolute honor to have been asked to offer a vote of thanks for the webinar held on the occasion of the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, though it was on 23rd January, but we are celebrating it today. On behalf of the core committee of communication today and the IMC Dhenkanal, I want to offer my heartiest gratitude to both the speakers for sharing their graceful words to celebrate the spirit of Netaji. First, I would like to thank Professor Kripa Shankar Chaube sir, Head of the Department of Mass Communication, Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha, for his invaluable talk of Netaji and his journalistic endeavor. He talked at length about Forward Block, which was used by Netaji Subhash Chandra Bose to project his political views. He explained the entire structure and format of Forward Block and how meticulously it was designed to work as a force in the Indian independence struggle. He showed us several pages and marked his observation on the keen insights of the publication and how it built opinion against the British establishment in the year 1939. Thank you so much, sir, for taking us on this tour of Netaji's journalistic fervor. Next on to Dr. and Shri Mrinal Chatterjee, sir, who also spoke extensively on Netaji as a communicator. Subhash Chandra Bose is one of the biggest example of a great blend of a good leader as well as a good communicator. Mahatma Gandhi was also another example of this perfect combination, as stated by Sir. He talked about the first film made on Netaji called Samadhi
It showed the influence of the great leader among the minds of common people because he was willing to sacrifice himself for the India's independence struggle, and his followers completely believed in his passion. He always understood his audience and hence he connected with them. Thank you, sir, for enlightening us with Netaji's great communication skills and describing the journey of how Netaji became a folk hero. And thank you for making us listen to this version of Jana Gana Mana, our national anthem. I don't think I've ever heard this version before. I take this opportunity to also thank Professor Sanjeev Bhanawat, sir. He paved the way for the webinar and threw light on the fact that probably Mahatma Gandhi and Netaji were of different ideologies, but they always respected each other and they had the same vision of Purna Swaraj in one way or the other. And I have had actually the immense pleasure of being Sanjeev Bhanawat sir's student back when I was a student in IMC Dhenkanal in 2011. Sir came as a guest faculty during our course, and I had the immense pleasure of learning from sir. I would also like to extend my gratitude to Ms. Prithvi Sengar, who is a research scholar of CMC University of University of Rajasthan, Jaipur, as well as Shri Jitendra Pati sir, academic coordinator of IMC Dhenkanal, who both have lent their support, technical support for this webinar to happen. I would like to thank all the students of IMC Dhenkanal, Aizawl and Kottayam who prepared such beautiful tributes to Netaji in the form of 2 audio and video programs. I'm thankful to all the participants of this meeting. I take this occurrence to thank the entire committee as well as the audience for representing their valuable views and listening to 2 powerful speeches by 2 powerful gentlemen in the field of journalism. It's not possible to thank everyone for such an appreciating involvement in this event. I would conclude by also offering my condolences on the demise of Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji. I would also like to mention the name of another eminent classical singer and musician from Odisha, Shri Damodar Hota, who also passed away last night. And on this occasion, I would like to mention that on Saraswati Puja Day, both these classical musicians, singer Lata Mangeshkar ma'am and Damodar Hota sir, they passed away. I would also like to remember him, Damodar Hota sir. I want to end with saying 2 lines from the poem Khuni Hastakshar, which was written by Gopal Prasad Vyas. वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है. It completely described Netaji's ethos and what he aimed for. So thank you everyone for participating in this event. Thank you, sir. And I think we should end the event now, sir, with your permission. बस 2 मिनट. मैं भी आज मेरे लिए भी ये रोमांच का क्षण है. लगभग 10 साल बाद जनवरी का महीना था 2011 में जब मुझे कलकत्ता और कलकत्ता से ढेंकानाल आने का मौका मिला. और ये तो बड़ी अच्छी जानकारी मिली कि 10 साल पहले जिनको क्लास में पढ़ाया वो आज अब नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए. तो भावना को बधाई आईएमसी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आईएमसी के साथ तो मेरा बहुत पुराना संबंध है. शायद 88 से मैं जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी रूप में. वहाँ के बहुत सारे शिक्षक और कई कैपेसिटी में जुड़ाव है. तो ये बड़ा अच्छा लगा कि आप वहाँ हैं. एक सूचना ये है कि ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं जैसे ही मेल पे मिलेगी मैं इसको यूट्यूब पर डाल के आप सभी के साथ लिंक शेयर करूंगा. और लगभग 110 जने रजिस्टर्ड हुए थे हमारे इस वेबिनार में. अटेंड 80 मैक्सिमम कर पाए थे, लेकिन उन सबको हम लिंक भेज देंगे सर्टिफिकेट के साथ. और इस यूट्यूब के माध्यम से ये सारी प्रोसीडिंग्स जो भी सुनना चाहे जब भी सुनना चाहे अपनी समय सुविधा से देख सुन सकते हैं. और मैं अपनी ओर से भी आईएमसी ढेंकानाल, विशेषकर कृपाशंकर जी और मृणाल जी, इनके प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा को
रोचक और वैचारिक एक स्वरूप प्रदान किया, और विशेषकर जो नई पीढ़ी है उन्हें सुभाष के उस कृतित्व और व्यक्तित्व को समझने के लिए एक उर्वर भूमि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।